नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी मेंटोर पे। दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 7वीं के हमारा पर्यावरण से पाठ जल को पढ़ाऊंगा। दोस्तों, इसको मैं 2 भागों में बांट करके बताऊंगा ताकि आपको विस्तृत जानकारी अच्छे से हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि ज्ञात है कि आपको जल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पहले से ही होगी। सभी लोग जल को जानते हैं, सभी लोगों ने जल को देखा है, जल को महसूस किया है, जल को पिया है। तो आगे चलता हूँ मैं जल चक्र के बारे में बताने। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या हर परीक्षा में, अन्य किसी भी परीक्षा में भी आपको ये पूछता है। सामान्य ज्ञान के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जल चक्र क्या होता है दोस्तों, आप स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार से नदियों से या महासागर से जल है वो उसका वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण हो करके वो बादलों तक जाता है और बादलों के पास जा कर के उसका संघनन होता है। संघनन का मतलब ये होता है कि बादलों के साथ वो रासायनिक अभिक्रिया करता है। उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया के बाद उसका वर्षण होता है। वर्षण का अर्थ होता है वर्षा का ही। जो वर्षण है, वर्षण के कई भाग होते हैं। वर्षण का एक भाग वर्षा है, वर्षण का ही एक भाग ओलावृष्टि है, वर्षण का ही एक भाग हिमपात है। तो इस प्रकार से उसका वर्षण होता है, यानी वो वर्षा होती है उसकी। उसके बाद जो वो जल है वो दोबारा से स्थल भाग में आता है और स्थल भाग से दोबारा वो नदियों या अथवा महासागरों को प्राप्त होता है और यह चक्र हमेशा से चलता रहता है। तो चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ भी देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है। सूर्य के ताप के कारण वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहित वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उस जल को जल चक्र कहते हैं। दोस्तों, मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि जो संघनन होता है, संघनन होने के कई कारण होते हैं। जो सबसे बड़ा जो एक जो बड़ी चीज़ है वो है डस्ट पार्टिकल। और वायुमंडल में जो विद्यमान जो धूल कण हैं, अन्य डस्ट पार्टिकल हैं, नमक की जो मात्रा है, इन सभी कारणों से जो संघनन है वो पूर्ण होता है। उसके बाद जो जल है वो अपने अलग अलग रूपों को धारण करता है। जैसे कहीं पर वह वर्षा का रूप धारण करके बारिश होती, कहीं पर वो ओलावृष्टि होती, कहीं पर वो हिमपात होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम जा रहे हैं समझने लवणता को। लवणता क्या होती है? लवणता का अर्थ होता है मित्रों कि जल की मात्रा में विद्यमान, जल में नमक की मात्रा कितनी विद्यमान है उसे लवणता बोलते हैं। मैं इसको बार थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा येलो कलर से कि लवणता जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते हुए हिमनद हैं। महासागर एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जो नदी का जो जल है, जो नदी का जल है वो मीठा होता है, वो पीने योग्य होता है। लेकिन जब नदी अपने साथ में ढेर सारे अवसाद लेकर के आती है और महासागरों में आकर के अवसादों को जमा कर देती है, तो उसमें तो क्या होता है कि अवसाद के साथ साथ में नमक भी मिला हुआ होता है और जो नमक है वो जाकर के महासागर में मिल जाता है। जल तो वाष्पित होकर के बार बार उड़ता रहता है, लेकिन जो नमक है वह सदैव जल समुद्र में मिलता रहता है, जिसके कारण से दिन प्रतिदिन जो लवणता की मात्रा है वो समुद्र की बढ़ती जा रही है। दोस्तों, ये आपको जल दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। एक बहुत बड़ा एक मैप दिखाई दे रहा होगा, विश्व का मानचित्र दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर आपको महासागर दिखाई दे रहे होंगे। मैं एक बार आपको शुरू से बता देता हूँ किस प्रकार से है ये। अब आप इसको स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक है प्रशांत महासागर, जो सबसे बड़ा महासागर है। मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे आपको एक तरफ प्रशांत महासागर दिखाई दे रहा होगा, वहीं दूसरी तरफ आपको, एक सेकेंड रुक जाइए, चलिए कोई बात नहीं, 2 मिनट। हाँ मित्रों, तो यहाँ पे ये आपको प्रशांत महासागर दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर भाई अटलांटिक महासागर है। यहाँ पे दोबारा से प्रशांत महासागर शुरू हो जाता है और नीचे यदि आप दक्षिण की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे दक्षिण सागर है।
चलिए मित्रों, तो आगे चलते हैं। मुझे लगता है कि इसके बारे में आपको कुछ जानकारी होगी। अब हम जा रहे हैं जल के वितरण के बारे में बातें करने की। जल कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी मात्रा में उपलब्ध है। मित्रों देखिए, जल तो बहुत ज़्यादा है हमारे पृथ्वी के ऊपर, लेकिन सभी जल जो है वो पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य जो पूरी पृथ्वी पे है वो केवल 3% के आसपास ही है। और वैसे जो 72 पॉइंट समथिंग कुछ है, 73% के आसपास, ऐसी किसी किताब में आपको 71% भी दिखाई दे रहा होगा। ये जो जल है वो सागरी जल है, वो हमारे लिए पीने योग्य नहीं है। ज़रा मैं इसको पढ़ देता हूँ। जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है, यह एक बात बता रहे हैं। एक सेकेंड, ठीक है। ठीक है, तो सभी जो देश हैं वो जल का के संकट का सामना क्यों कर रहे हैं। मित्रों, आपके यहाँ आपके स्क्रीन के ऊपर एक लिस्ट दिखाई दे रही होगी कि जल की मात्रा कहाँ कहाँ पर कितनी है। तो सबसे ज़्यादा महासागर में है, उसके बाद जो है वो बर्फ़ में है यानी हिम टोपों में है, भूमिगत जल में है, झीलों में है, स्थानीय समुद्री एवं नमकीन झीलें हैं वहाँ पे है, वायुमंडल में और नदियों में है। नदियों में केवल 0.0001% है। ऐसे कुल मिलाकर के 100% हो जाता है। जो पीने योग्य जल है वो बहुत ही ज़्यादा, कुल मिलाकर मैंने बताया आपको कि केवल 3% है। अच्छा, एक और शब्द जिसे बोलते हैं लवणता। मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको ये बात बताई लवणता क्या होती है। मैंने बात ये आपको बताई थी कि समुद्र के यानी कि जल के अंदर जो नमक की मात्रा विद्यमान है उसे लवणता बोलते हैं। ये सामान्य भाषा है। थोड़ी सी भूगोल की भाषा में इसको पढ़ते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। यानी 1000 ग्राम जल में जो ग्राम में जितनी नमक की मात्रा है उसे जल की लवणता बोलते हैं। 35% 1000 ग्राम है। यह वर्तमान औसत महासागरों में जो लवणता है वो 35% प्रति 1000 ग्राम है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। यदि हम लेक वॉन की बात करें, एक लेक वॉन है, उसमें जो जल की लवणता है बहुत ज़्यादा है। दूसरा स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा इजराइल में एक मृत सागर है, ये ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या आप जानते हैं उसमें यहाँ पे जो जल की लवणता है 45% भाग इसका जो है 45 यानी 45 भाग प्रति 1000 ग्राम लवणता यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे लोग तैरने का भी काम करते हैं, तैराकी का भी लोग काम करते हैं। यहाँ पे लोग अपने शौक़ पूरे करने आते हैं। ये टूरिस्ट प्लेस है। यदि हम लेक वॉन की बात करें मित्रों, तो लेक वॉन टर्की में लेक वॉन है। उसमें लवणता की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि यदि आप उसके अंदर कूद जाए तो फिर भी आप उसमें डूबेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ नमक होने के कारण वहाँ के जो जल का घनत्व है वो बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इतनी जो भी मैंने आपको ये बात बताई आपको समझ में आ गई होगी। तो अगला जो भाग है उसको हम नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।